नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और स्पेशली फॉर MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और पटवारी एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था जैव प्रक्रम। जब आपने दोस्तों उसके क्वेश्चनों को देखा तब आपको इस बात का एहसास हुआ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों जो भी साइंस पढ़ा रहा हूँ टोटल पढ़ा रहा हूँ NCERT बेस्ड। ठीक है, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसमें जनरल साइंस आती है तो NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। यदि दोस्तों आप लुसेंट से जनरल साइंस पढ़ते होगे तो आपने कभी इस टॉपिक का नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्लास 10 कक्षा 10 की जीव विज्ञान का टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, जब आगे दोस्तों आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना तब आपको इस बात का एहसास होगा कि इस टॉपिक से भी कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः किस तंत्र के द्वारा किया जाता है? नियंत्रण मतलब दोस्तों कंट्रोल और समन्वय मतलब दोस्तों कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, एक सिंपल भाषा हम समझें। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों आपने क्या किए, गर्म पानी है, मान चलो ये कोई बर्तन है या पात्र है, इसमें गर्म पानी रखा है और आपने दोस्तों उसमें अचानक हाथ डाल दिया तो आप खट से खींचते हो। कैसे खींचते हो? फटाक से खींचते हो हाथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही तो होता है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी चीज को हमको समझना है। ठीक, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझोगे टॉपिक को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें किताब की लैंग्वेज में नहीं जाना है। यदि दोस्तों आप NCERT को पढ़ोगे, NCERT किताब को, तो आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में। ठीक है, आपको एक टॉपिक पढ़ने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे और यदि दोस्तों आपका बेसिक अच्छा है तो ही आप समझ पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं जितने भी MCQ सॉल्व करा रहा हूं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, निश्चित तौर पे आपको एग्जाम हॉल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः किस तंत्र के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों 2 तंत्र के द्वारा किया जाता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब दोस्तों जैसे आपको पता होगा, ठीक है, मस्तिष्क हो गया। ठीक है, हमारा शरीर जो होता है मस्तिष्क होता है इसमें। ठीक है, न्यूरॉन जो होती है दोस्तों, ठीक है, जो न्यूरॉन होता है दोस्तों क्या होता है आपको पता है? तंत्रिका तंत्र की इसे इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई होती है। ठीक है, और अंतःस्रावी तंत्र आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत प्रकार के हार्मोन जो निकलते हैं उन्हें अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोस्तों दोनों से क्या होता है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन सा क्वेश्चन विगत परीक्षा में पूछा गया है, सब बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझना जरूरी था। ठीक है, चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दोस्तों, ठीक है, 2 तंत्रों द्वारा किया जाता है। मैंने बता दिया, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा है। ठीक है, पिछले बार भी पूछा गया था। ठीक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, याद रखना। और नेफ्रॉन कल हमने पढ़े थे, जो वृक्क होता है, किडनी होता है दोस्तों, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्या होती है? वृक्क की होती है नेफ्रॉन, और न्यूरॉन किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन मत होना, तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन और वृक्क मतलब नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए, देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो होता है इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन की जगह दोस्तों ऑप्शन में वो आपको तंत्रिका कोशिका भी दे सकता है। कैसे? मान के चलो दोस्तों उसने पूछ लिया तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, और यहाँ न्यूरॉन की जगह में दोस्तों वो आपको क्या ऑप्शन दे सकता है? तंत्रिका कोशिका भी दे सकता है। इसलिए
इस प्रकार के सभी एंगल को कवर करते हुए आपको पढ़ाई करना है। तो याद रखना, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन होती है। और नेफ्रॉन किसकी होती है? वृक्क की होती है। वृक्क के मतलब क्या होता है? किडनी। ये क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। कौन? वृक्क, किडनी। ठीक है, उत्सर्जी अंग कहलाता है ये। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है द्रुमिका। क्या होता है? द्रुमिका। बहुत एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, एक एक लाइन क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग कौन कौन से हैं? द्रुमिका। ठीक है, कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ये जो होता है धागे जैसी संरचना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों कोशिका काय। क्या होता है? कोशिका काय। और ये क्या करता है? प्राप्त की गई सूचना को दोस्तों विद्युत आवेग के रूप में चलाती है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका में सूचना को विद्युत आवेग के रूप में कौन चलाता है? तो कोशिका काय चलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचना विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक कौन पहुंचाता है? तो तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन पहुंचाता है। कौन पहुंचा है? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन पहुंचाता है। ये डायग्राम बना हुआ है, केंद्रक है। ठीक है, कोशिका काय है। ठीक है, द्रुमिका है, तंत्रिकाक्ष है और तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ठीक है, पूरी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? इसको तो आप 5 स्टार क्वेश्चन लगा के रखो। कितने स्टार क्वेश्चन? 5 स्टार क्वेश्चन, बिल्कुल 100% आएगा इस बार। ठीक है, लिख के रख लो आप। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान जो होता है दोस्तों, उसे सिनेप्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका उदाहरण के लिए ऐसा है और एक ये है। ठीक है, दो तंत्रिका के मध्य जो स्थान होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों डेंड्रॉइट या द्रुमिका कहते हैं। डेंड्रॉइट भी कहते हैं और द्रुमिका भी कहते हैं। मैंने अभी पढ़ाया था दोस्तों, आपको देखिए ये क्या पढ़ाया था? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग में द्रुमिका पढ़ाया था, इसे डेंड्रॉइट भी कहते हैं। और देखिए कोशिका से यहाँ से क्या निकलती? धागे जैसी संरचना निकल रही ना, धागे जैसी संरचना ये है और सूचना भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? द्रुमिका या डेंड्रॉइट होती है। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये है द्रुमिका, धागे जैसी संरचना। ठीक, जो सूचना प्राप्त करती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। फिर आ गया ना क्वेश्चन, कहां से आया क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन आया है, द्रुमिका की लाइन देखिए दोस्तों, सूचना प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? सूचना प्राप्त करती है। तो जानकारी हासिल करती है या सूचना प्राप्त करती है, कौन सा हिस्सा है? डेंड्राइट या द्रुमिका है। कौन है? डेंड्राइट या द्रुमिका है। मनुष्य में घ्राणग्राही स्थित होता है। क्या? घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है? तो याद रखना दोस्तों, घ्राण मतलब होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना। और ये कहाँ होता है? नाक में। नाक से सूंघते हैं ना कोई चीज भी, तो याद रखना घ्राणग्राही कहाँ पर स्थित होता है? नाक में स्थित होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जिनसे हम किसी चीज को क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पता लगाते हैं, छूकर या अनुभव कर या सूंघकर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों याद रखना, ग्राही या रिसेप्टर क्या होते हैं? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कान, आंख, त्वचा, नाक और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और ये 5 ग्राही भी होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राही कितनी होती है? 5। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। क्या करती हैं? ये सूचनाओं का पता लगाती हैं। ठीक है, और कहाँ स्थित होती हैं? ग्राही कहाँ स्थित होती है? ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी पूछा था आपको घ्राणग्राही। ठीक है, तो हमने नाक दिखाए, देखिए ये नाक है। नाक में क्या होता है? घ्राणग्राही होता है और गंध का पता लगाया जाता है इससे। जीभ क्या होती है? रस संवेदी ग्राही होती है, स्वाद का पता लगाती है। त्वचा क्या होती है? तापग्राही, गर्म और ठंडा का पता चलता है स्पर्श से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आंख से क्या होता है? प्रकाशग्राही और देखते हैं। और कान से क्या होता है? कान से होता है सुनना और शरीर का संतुलन। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक होता है? तो कान। कान दोस्तों शरीर के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक होता है, सिर्फ सुनने के लिए आवश्यक नहीं होता बल्कि शरीर का संतुलन भी बनाता है। कौन? कान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है?
प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। कौन करता है? मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों? अभी मैंने स्टार्ट में बताया था कि गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम फट से हाथ ही पीछे खींच लेते हैं। किसको? मान चलो लोहे की कोई गर्म राड रखी है, लोहे की राड तो नहीं, तवा जिसमें आप रोटी सेकते हो ना, देखना कभी कभी आपका हाथ तवा में लग जाता है, गर्म तवे में, तो खट से आप क्या करते हो? हाथ को खींचते हो। तो उसे ही कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब दोस्तों किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्तक क्रिया कहलाती है। तेज व अचानक मतलब एकदम से हम हाथ को खींचते ना, वही प्रतिवर्ती क्रिया है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटा लेना, किसी गर्म वस्तु को छूने पर, ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप देखिए दोस्तों ये भी मेरु रज्जु में ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरु रज्जु पे ही इसका क्या होता है? मैसेज जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान दोस्तों विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये देखिए चाप बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, उद्दीपन मतलब दोस्तों ऊष्मा होती है, ठीक है। ग्राही अंग त्वचा में हमारे लगती है, शरीर में टच होती है ना, तो कहाँ जाता है? मैसेज मेरु रज्जु में जाता है, और इससे दोस्तों कार्यकारी अंग पेशी में जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं? खट से हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। खट से क्या कर लेते हैं? हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो आपको तो ये याद रखना कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं इन चीजों को समझाने लगूंगा ना तो कम से कम एक दो घंटे 3 घंटे के वीडियो बनेंगे। और हमको पीएचडी नहीं करना भाई किसी सब्जेक्ट में, क्या करना है? हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, ठीक है। और एग्जाम निकलने के बाद दोस्तों इनको कोई नहीं पढ़ता है। आपको डॉक्टर नहीं बनना भाई यहाँ पर, ठीक है। यदि डॉक्टर बनना होगा तो फिर बताइए, आपको मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना दोस्तों तो फिर आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है उल्टी, लार आना, दिल की धड़कन और चबाना। अनैच्छिक मतलब दोस्तों जो हमारी इच्छा के बिना नहीं होता। तो देखिए दोस्तों उल्टी क्या हमारी इच्छा से होती है कि नहीं? वो तो जब चाहे तब हो जाती है। लार मुंह में क्या हमारी इच्छा से आती है कि नहीं? वो भी कभी भी आ जाती है। और दिल की धड़कन, क्या दिल अपना आपकी इच्छा से धड़क रहा है? आप बोलोगे दिल को कि भाई थोड़ा रुक जाए, तो रुक जाएगा क्या? नहीं। मतलब दोस्तों ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन चबाना, जैसे आप दोस्तों उदाहरण के लिए कुछ भी चीज चबाते हो तो वो एक ऐच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया होती है। जैसे पान गुटखा तंबाकू चबाते हैं ना, वही क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। जब अपनी इच्छा होगी तब अपन क्या करते हैं? पान खाते हैं। तो क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। और अनैच्छिक क्रियाएं उल्टी, लार आना, दिल की धड़कन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक मैंने बता दिया, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो अग्र मस्तिष्क से। अभी मस्तिष्क आगे मैं आपको बताऊंगा। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो सब बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रिया दोस्तों जैसे बोलना और लिखना, ये क्या होती है? ऐच्छिक होती है। जब इच्छा हुई तो बोल दो, जब इच्छा हुई तो लिख दो, ठीक है। अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अनैच्छिक क्रिया में दोस्तों पश्च और मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे श्वसन, हम सांस लेते हैं, दिल का धड़कना, ये किसी की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं होती भाई, ये अनैच्छिक है। और प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों मैंने बताया था कि ये मेरी रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटा लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है। तो याद रखना दोस्तों, सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र मस्तिष्क होता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र कौन होता है? मस्तिष्क को मैसेज पहुंचता है। मानव मस्तिष्क जो है दोस्तों सभी प्रक्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आपको दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रमस्तिष्क भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं अग्र मस्तिष्क को, ठीक है। और ये कपाल खोपड़ी हो गई, ठीक। मध्य मस्तिष्क दोस्तों देखिए बीच में है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका कैंसर पश्च मस्तिष्क जो होता है, इसमें 3 चीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है और पॉन्स होते हैं, ठीक है। और मेरु रज्जु भी आपको दिख रही होगी डायग्राम में, ये है दोस्तों आपकी मेरु रज्जु, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। देखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है, यह प्रमस्तिष्क है। मतलब प्रमस्तिष्क भी इसको कहते हैं। और देखिए इसके जो कार्य है ना, बिल्कुल आप क्या करना, अच्छे से पढ़ना भाई, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला कार्य अग्र मस्तिष्क है। सूचनाओं को कौन याद रखता है? अग्र मस्तिष्क याद रखता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका संयोजन करने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। और भूख से संबंधित केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो अग्र मस्तिष्क, या इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मैंने आपको बताया था अभी, मध्य मस्तिष्क जो है दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मस्तिष्क देखिए दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बीच में होता है। ठीक है, पुतली के आकार में परिवर्तन हो गया जैसे, ठीक है, सिर और गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे सिर घुमाते हैं, गर्दन घुमाते हैं, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया होती है और इसे मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग है? तो याद रखना पश्च मस्तिष्क का भाग दोस्तों उपयुक्त सभी है, मतलब अनुमस्तिष्क भी होता है, मेडुला भी होता है और पोन्स भी होता है। कुल मिला के कहा जाए दोस्तों तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को कौन बनाता है? तो अनुमस्तिष्क बनाता है। जैसे क्या हो गया आपका पेन उठाना, ठीक, रक्तचाप हो गया, जैसे ब्लड प्रेशर, बमन, उल्टी हो गया, ये मेडुला के द्वारा होते हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? पोन्स करता है। ये सारे डायग्राम आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरुरज्जु की रक्षा करता है दोस्तों, याद रखना, कशुरेक दंड, कशुरुक दंड। ठीक है, कौन करता है? कशुरुक दंड। और मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क दोस्तों हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। किसमें होता है? हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? तल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशुरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। कौन करती है? कशुरुकदंड या रीढ़ की हड्डी कौन करती है? मेरुरज्जु की रक्षा करती है। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो कौन है भाई? पादप वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों वो जिब्रेलिन है। कौन है? जिब्रेलिन जो है दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन होता है। देखिए दोस्तों पादप हार्मोन, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो आप भाई चारों को याद कर लो, उनके काम को याद कर लो, क्वेश्चन जो भी आएगा आपसे बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया पादप वृद्धि हार्मोन है, तो इसका आंसर जिब्रेलिन है। तो देखिए जिब्रेलिन कहाँ लिखा? ये लिखा है। तो तने की वृद्धि में सहायक होता है, मतलब क्या होता है? वृद्धि में सहायक होता है, मतलब पादप वृद्धि हार्मोन हो गया, तो जिब्रेलिन है। ठीक है, ऑक्सिन कौन है? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन काम करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। और फल और बीज में अधिक कौन सा मात्रा में पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन पाया जाता है। और एब्सिसिक अम्ल जो है दोस्तों ये पत्तियों को मुरझाना, तनाव हार्मोन और वृद्धि संदमन से संबंधित होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, सब पादप हार्मोन के नाम यहाँ पर लिखे हैं। पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है, पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है कौन हो गया दोस्तों? आपका जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है? तो आपातकालीन हार्मोन दोस्तों एड्रीनिल हार्मोन होता है। कौन सा होता है? एड्रीनिल हार्मोन जो दोस्तों आपातकालीन हार्मोन होता है। इसे ही दोस्तों उड़ो और उड़ो या लड़ो, ठीक है, ये भी कहते हैं, उड़ो या लड़ो। ठीक है, फ्लाइंग एंड फाइट भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन एड्रीनिल को कहते हैं। ठीक है, देखिए एड्रीनिल ये है दोस्तों, ठीक है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है, वृक्क के ऊपर। ठीक है, और कार्य क्या होता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है। ठीक, तो ये सारे हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो जंतु की क्रिया, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं? वे ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी होती हैं। ठीक है, अब देखिए हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य दिखे हुए हैं। तो भाई ये पूरे हार्मोन्स आपको याद होना चाहिए। थायरॉक्सिन क्या करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है। कौन? थायरॉक्सिन। कहाँ पाया जाता है? अपटू ग्रंथि पाया जाता है। स्थान कहाँ है? गर्दन है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सारी टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, वृद्धि और विकास का नियंत्रण। एड्रिनल क्या है? अधिवृक्क में पाया जाता है, वृक्क के ऊपर। ठीक है, और बीपी, हृदय की धड़कन, आपातकाल भी कहा जाता है इसको। इंसुलिन दोस्तों आपने सुना होगा, अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, उदर के नीचे, पेट के नीचे। रक्त में क्या करता है? शर्करा की मात्रा का नियंत्रित करता है, और अधिक हो जाता है तो क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। लिंग हार्मोन दोस्तों यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले बार। ठीक है, ब्रसड़ के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो नर में होता है और एस्ट्रोजन का होता है मादा में होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है? नर में, और नर में जो होता है दोस्तों वो ब्रसड़ करता है, और मादा में कौन करता है? अंडाशय ब्रसड़ करती है। ठीक है, और यौन नवरंध्र से संबंधित परिवर्तन दोस्तों लैंगिक परिपक्वता क्या है? ये लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन संबंधित है। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ब्रसड़ लिखा था वहां पर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये देखिए दोस्तों, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना ये रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है। ये रसायन अनुवर्तन वगैरह क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, पौधों में समन्वय जो होता है वृद्धि का गति पर निर्भर होना और वृद्धि पर निर्भर गति, इस प्रकार से बनता है, ठीक। आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या पढ़ दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, छुई मुई का जो पौधा होता है ना, ठीक है, उसकी पत्ती का जो सिकुड़ना होता है, ठीक है, क्या होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है दोस्तों, उसकी पत्ती खट से सिकुड़ जाती है, आपने बचपन में देखा। तो ये जो होता है दोस्तों, उद्दीपन के लिए क्या होती है, ये तत्काल अनुक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, पौधे समन्वय करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पौधे अपना नियंत्रण करते हैं, ठीक, फट से क्या कर लेते हैं, अपनी पत्ती को बंद कर लेते हैं, ठीक है। और एक और होता है दोस्तों, वृद्धि के कारण गति होता है, ठीक है। तो ये दिशिक या अनुवर्तन गति होती है। जैसे प्रतान, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, ठीक है, और वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है, ठीक है। प्रकाश अनुवर्तन में देखिए दोस्तों, प्रकाश की तरफ गति होती है, ठीक है। गुरुत्व अनुवर्तन में क्या होता है, पृथ्वी की तरफ या दूर गति होती है। रसायन अनुवर्तन में क्या होता है, पराग नलिका के अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन में क्या होता है, पानी की तरफ जड़ों की गति। और पादप हार्मोन क्या होते हैं, वे रसायन जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। तो रसायन अनुवर्तन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उसने पूछा था। रसायन अनुवर्तन पराग नली की अंडाशय की तरफ गति को कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो आयोडीन की कमी से वाइटर होता है, गलगंड होता है, घेंगा होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है, क्या होती है, लीवर या यकृत होती है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, अब 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है, 20-25 फैक्ट इंपॉर्टेंट हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो सारे एक क्वेश्चन के रूप में है। मत सोचना कि ये सिर्फ एक फैक्ट है, सब क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आया था मादा हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखना दोस्तों, एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन कहते हैं। नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हार्मोन जो होता है कहां से निकलता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्मोन कहां से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, उपयुक्त तो दोनों, निम्न में से कोई नहीं, या कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है दोस्तों जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि यौवनारंभ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। थायरॉक्साइन के स्त्रवण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन के स्त्रवण में दोस्तों आयोडीन तत्व आवश्यक होता है, ठीक है। इंसुलिन जो है दोस्तों हार्मोन रुधिर में क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। अभी हमने आपको पिछले मैंने जो सारणी थी उसमें बता दिया था। वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। एस्ट्रोजन जो है दोस्तों याद रखना अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, और मादा में पाया जाता है, ठीक है। प्रेस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों वृषण के द्वारा स्रावित होता है, नर में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। फल पकाने के लिए हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। कौन होता है? मैंने बताया था ना, मेडुला, ठीक है। मेडुला होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। मस्तिष्क की गुहा को क्रोनियन कहते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। बीजों की प्रसप्ति को एब्सिसिक एसिड लाता है। क्या लाता है? बीजों की जो प्रसप्ति होती है दोस्तों उसको कौन सा एसिड लाता है? तो एब्सिसिक एसिड लाता है, ठीक है। उनको मतलब क्या कर देता है? प्रसुप्त कर देता है, जगा देता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है या प्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये होगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों इतने कम समय में मैंने आपको इतने अच्छे फैक्ट दिया हूं तो क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे को, ठीक है, PDF बनाने में और वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।